माफ करना जेठानी जी, मैंने सोचा था कि आपको इस घर से बाद में निकालूं, पर अब मैं आपको और इस घर में देख नहीं सकती। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और तुम होती कौन हो हमें घर से निकालने वाली? शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी है। जयपुर शहर के एक बड़े से घर में दो देवरानी जेठानी रहती थी, जिनमें एक सीधी थी, एक उतनी ही टेढ़ी होती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज माँ जी को खाना मैं खिला दूंगी, वरना फिर आप बोलोगी कि मैं ना तो घर का काम करती हूँ और ना ही अपनी बीमार सास की सेवा करती हूँ। गरिमा, मुझे ताने सुनाने से बेहतर होगा कि तुम माँ जी को जाकर खाना खिला दो। दीदी आपके पति ने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाया, बस इसलिए आपको इतना घमंड है ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, पर फिलहाल माँ जी को खाना दे दो, उनकी दवाई का समय हो रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अर्चना घर के काम करने लग जाती है। अब छोटी बहू खाना लेकर अपनी बीमार सास के पास जाती है। उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर ने भी अब मना कर दिया था। गरिमा बहुत लालची औरत थी। माँ जी आप जल्दी से साइन कर दो। दीदी दिशा को स्कूल से लेकर आ जाएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने घर के पेपर पर साइन कर दिए हैं। मरने से पहले साइन कर दे बुढ़िया। पर बहू राहुल और अर्जित को भी तो आने दे, मैं दोनों भाइयों को एक बराबर प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। माँ जी मैंने ये पेपर बिल्कुल वैसे ही बनवाया है जैसा आप चाहती हैं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? इस तरह गरिमा अपनी सास को इमोशनल करके जायदाद अपने नाम करवा लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बाद सावित्री मर जाती है और अब धीरे धीरे गरिमा पूरे घर पर राज करने लगती है और एक दिन अपने पति से कहती है, अरे जी माँ जी को गुजरे 1 महीने होने वाला है, पर अभी भी कंपनी आपका भाई देख रहा है। अब तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इन्हें हम घर से निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाग्यवान, मैं तो तुम्हारे बोलने का ही वेट कर रहा था। चलो आज ही इन्हें घर से निकाल फेंके। माफ करना जेठानी जी, मैंने सोचा था कि आपको इस घर से बाद में निकालूं, पर अब मैं आपको और इस घर में देख नहीं सकती। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और तुम होती कौन हो हमें घर से निकालने वाली? शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमें इस घर से निकालने का। भैया ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि देहांत से पहले माँ अपनी सारी धन दौलत मेरे नाम कर गई थी। वो तो आप पर तरस खाकर मैंने आपको इतने दिन घर में रहने दिया, पर अब आपके जाने का समय हो गया है, इसलिए आप आराम से चले जाओ, वरना हमें आपको धक्के मार कर निकालना होगा। अब वो उसे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाता है, जिसे देख उन दोनों आंखें फटी रह जाती है। वो अब ये सब कुछ समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उनसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ चालाकी से हथियाया है, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें आज रात यहाँ रुकने दो। प्लीज गरिमा थोड़ा रहम खाओ, देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है। दीदी बाहर बारिश हो रही है इसीलिए तो हम आपको घर से निकाल रहे हैं, ताकि आप भी धक्के खा सको। अब जल्दी से अपना सामान लेकर निकलो यहाँ से। जेठानी अपनी छोटी देवरानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उस पर कोई रहम नहीं करती और बारिश में ही धक्के मार निकाल देती है, जिसके बाद वे दोनों अपनी छोटी बेटी के इधर उधर भटकते रहते हैं। राहुल जी बारिश बहुत तेज हो रही है, दिशा पूरी तरह से भीग गई है, मुझे डर लग रहा है कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए, आप कुछ करिए ना। नताशा, पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा, पर मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ऑटो लेकर अपने दोस्त के घर जा सके, इसलिए वो पैदल ही निकल जाते हैं और अपने दोस्त से मदद मांगते हैं। प्लीज यार, इस वक्त मेरी मदद कर दो, मैं जिंदगी भर तेरा आभारी रहूंगा। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। राहुल, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे, भाभी को, हमारी दिशा बिटिया को जितने दिन यहाँ रहना है तुम यहाँ रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया मेरे भाई, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यार तू ऐसी कैसी बातें करके मुझे छोटा कर रहा है? अब जल्दी अंदर आ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, बिटिया की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अब उसका दोस्त डॉक्टर को फोन करता है, पर बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी भर गया था, इसलिए डॉक्टर नहीं आता है। अब ऐसे ही लगातार 3-4 दिन बाद बारिश रुकी तो वो नौकरी तलाश में गया।
दोस्त, तूने हमारी बहुत मदद की है, पर हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते। मैं नौकरी का पता करने जा रहा हूँ। अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं कल ही तेरा घर खाली कर दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। अब वो परिवार का साथ पाकर नौकरी की तलाश में निकल जाता है और उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, जिसके कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई नशे में धुत होकर पड़ा रहता था। लगता है ज्यादा पैसा देखकर तुम पागल हो गए, तभी तो कंपनी ना संभाल कर हर टाइम जुए और शराब में डूबे रहते हो। अरे कंपनी में एम्प्लॉय क्यों रखे हैं? अगर मुझे ही कंपनी चलाती होती तो मैं एम्प्लॉय थोड़े ना रखता। वैसे भी मुझे नहीं आता कोई काम, भैया संभालते थे। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम देखो कंपनी। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे यही लग रहा है कि बहुत जल्द इस कंपनी को मुझे ही अपने हाथों में लेना होगा, वरना तुम मुझे रोड पर ला दोगे। अब गरिमा खुद कंपनी संभालने लगती है, पर उसे भी कंपनी का कोई काम नहीं आता है, जिस वजह से कंपनी डूब जाती है और बहुत जल्दी सब रोड पर आ जाते हैं। क्या दिन आ गए हैं और ये सब कुछ इस नशेड़ी इंसान की वजह से हुआ है। इसे तो अब भी कोई होश नहीं है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है, चलो ना घर में चलते हैं। बेटा, अब हम अपने घर नहीं जा सकते, अब बेघर हो गए। तेरे बाप ने सब कुछ बेच दिया, हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, तेरी माँ झूठी मक्कार है। आज तक इसने कभी सच नहीं बोला। ये सब मेरी वजह से नहीं, तेरी माँ की वजह से हुआ है। तेरी माँ हमेशा तेरी बड़ी मम्मी से जलती आई है, बस यही वजह है कि आज ये रोड पर है। अब गरिमा रोड पर बैठकर अपने पति से लड़ते हुए रोने लगती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी में उसके जेठ जेठानी जा रहे होते हैं, तो वो उनको ऐसी हालत में देखकर गाड़ी रोकते हैं। राहुल जी, कुछ करिए, दिशा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगर दिशा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। नताशा, मैंने अपने दोस्त विक्की से बात की है, उसका घर यहीं पास में है, हम उसके घर चलते हैं। माँ, पापा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नहीं। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मुझसे गरिमा की और उसके बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही है। याद है ना आपको, ऐसी बारिश में इन्होंने हमें घर से बाहर निकाला था, दिशा की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो हमारी बच्ची ने झेला वो ये मासूम बच्चा झेले। चलिए हम इन्हें अपने साथ घर ले चलते हैं। उनसे गरिमा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है और उनको अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद गरिमा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर आपने फिर भी मदद की। आप नहीं जानती, पर आपको घर से निकालने के बाद भी मैं हर पल आपके बारे में सोचती रही, आपके बारे में पता करती रही। और जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी हालत अच्छी हो रही है, वैसे वैसे मेरे अंदर की जलन बढ़ती गई। और शायद यही वजह है कि आज मेरी ये हालत हो गई। गरिमा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वो लगती है तो अच्छे अच्छे का घमंड टूट जाता है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब गरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो उसे माफ कर देती है और राहुल अपने छोटे भाई को नशा छुड़ाने के लिए उसका इलाज करवाता है, जिसके कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। भैया, भाभी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर फिर भी आपने मेरी मदद की। इस बार मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपको एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। हाँ दीदी, अरिजीत जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपने लिए एक नौकरी भी देखी, इसलिए अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए।